हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ्स विद संदीप ओझा में। आज हमें स्टार्ट कर रहे हैं सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर है। आपका एग्जाम डेट है 21/12/2021 जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था पिछले साल। मैथ पेपर 2 का ये है, सेकेंड शिफ्ट का है ये। इसका पार्ट 2 है, ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने अपने वीडियो में करा रखा हूँ। यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें देखते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन है कि किसी समलंब का परिमाप 188 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये समलंब है हमारा, आप फोटो में देख सकते हैं। इसका परिमाप दिया हुआ है 188 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 1625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यदि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये जो डिस्टेंस है, इसकी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसकी असमांतर भुजाओं यानी कि इस भुजा और इस भुजा का मान योग क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम इस भुजा का कुछ मान लिख देते हैं, जैसे ये P Q R S। ठीक है, हम इसको मान दे दिए हैं चर में, P Q R S, यानी AB की लंबाई कितनी है, P है। BD की लंबाई कितनी है, R है। CD की लंबाई Q है, इसका R है। ठीक है, तो अब इसका हम सबसे पहले तो परिभाषा देख लेते हैं और इसके फॉर्मूला देख लेते हैं, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में भी जो क्वेश्चन आपको इस पे मिलेगा वो आपको आसानी रहेगा। एक बार आप समझ जाइए, उसके बाद इस टॉपिक से कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। देखिए, समलंब क्या होता है, वैसा चतुर्भुज जिसकी कोई भी आमने सामने की एक भुजा युग्म, यानी कि ये समलंब है, इसके आमने सामने का कोई भी एक युग्म जो है, पेयर जो है, ये आपस में क्या होगा, समानांतर होगा। और एक जो पेयर होगा वो क्या होगा, असमांतर होगा। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए कि AB और CD समानांतर है। ठीक है, तो एक भुजा आपस में समानांतर होती है। ठीक है, तो इसका परिमाप क्या होता है, तो परिमाप क्या होता है, इसकी टोटल कुल लंबाई। कोई भी आप फिगर देखेंगे तो उसका परिमाप क्या होता है कि टोटल कुल लंबाई जो होती है वही उसका क्या होता है, परिमाप। तो इसमें आप इसकी लंबाई देखिए, अगर A से चलना में स्टार्ट करें, A से B तक जाएंगे तो देखिए P, प्लस में B से अगर D आएंगे तो R, D से C आएंगे तो Q, और प्लस में C से आएंगे तो S। हमारा यही परिमाप होता है, यानी कि इसकी कुल लंबाई जो होती है यही हमारा परिमाप होता है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे इस क्वेश्चन पे। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है कि 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। आप जो भी समांतर भुजा माने हैं उन दोनों भुजाओं का योग और गुना ऊंचाई, जो कि ये आपका दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब इसको मिटा दे रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं। देखिए, आपके क्वेश्चन में जो है, आपके क्वेश्चन में परिमाप का भी मान दिया हुआ है और क्षेत्रफल का भी मान दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, असमांतर भुजाओं का योग, यानी S और R का, S प्लस R का मान पूछ रहा है। ठीक है, P प्लस Q हम निकालेंगे, देखते हैं कैसे। सबसे पहले दिया हुआ है परिमाप। परिमाप बराबर हम क्या लिखे हैं, इस अगर फिगर की बात करें तो इसमें देखिए हम जो माने हैं P Q R S, उस हिसाब से क्या होगा, P प्लस Q प्लस R प्लस S, P प्लस R प्लस Q प्लस S। ठीक है, अब देखिए, हम समांतर जो भुजा उसको एक जगह लिख लेते हैं, P प्लस Q, ताकि हमें आसानी रहेगा, R प्लस S। ठीक है, तो देखिए, उसके बाद एक मान दिया हुआ है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 1625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर, हम क्षेत्रफल का यहीं पे मान लिख के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, परिमाप 188 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बराबर P प्लस Q प्लस R प्लस S। ठीक है, इसको यहीं पे रहने देंगे। अब एक बार क्षेत्रफल का हम मान रखेंगे तो हमारे समांतर भुजाओं का योग निकल जाएगा, जो कि समांतर भुजा इसमें कौन है, P और Q है, यानी कि इसका मान निकल जाएगा यहां से, और हम यहां मान रख देंगे तो हमारा R प्लस S का मान निकल जाएगा। तो देखिए, क्षेत्रफल का मान कितना दिया हुआ है, 1625। अब यहां लिख लेते हैं इसको, बराबर 1/2, सॉरी यहां नहीं हो पाएगा। ठीक है, बराबर 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, यानी P प्लस Q
ठीक है। अब गुना ऊंचाई, देखिए ऊंचाई दिया हुआ है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, 25, ठीक है। अब आप ये 25 जो गुना में है बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, और दो भाग में है तो गुना में हो जाएगा, यानी P अब प्लस Q बराबर आप लिख सकते हैं 1625, ये गुना में है तो ये भाग में आ जाएगा, और ये भाग में है तो इसके गुना में चला जाएगा। तो देखिए 25 से 65 बार में कट जाएगा, 65 दूनी 130, यानी P अब प्लस Q का मान हमारा आ गया 130 सेंटीमीटर, ठीक है। कुछ नहीं किया, जो आपका क्षेत्रफल लिखवाए थे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, ठीक है। तो समांतर भुजाओं का योग देखिए P प्लस Q है, ठीक है। हम यहाँ P प्लस Q रख दिए, ऊंचाई दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, तो हम देखिए 25 सेंटीमीटर रख दिए, और क्षेत्रफल का मान आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 1625 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम रख दिए। कुछ नहीं करना, सिंपल कैलकुलेशन है, तो P प्लस Q का मान हमारा यहाँ से आ गया। अब इस P प्लस Q का मान जो है आप यहाँ रखिए, R प्लस S का मान जो निकालना था निकल जाएगा। देखिए 188 सेंटीमीटर बराबर P प्लस Q का मान कितना है 130 सेंटीमीटर, प्लस R प्लस S। जब ये 130 बराबर की साइड प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी R प्लस S बराबर 188 सेंटीमीटर माइनस 130 सेंटीमीटर। तो जब आप 188 में से 130 को माइनस करेंगे तो देखिए क्या आता है, 8 5, यानी कि आपका असमांतर जो भुजा है R और S, ये ना असमांतर भुजा, ठीक है। तो असमांतर भुजाओं का योग कितना आ गया 58 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल था, आप इस दो फॉर्मूले से ही आप निकाल लिए, इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है समचतुर्भुज आकृति के एक खेत का परिमाप जो है कितना है 400 मीटर है, यानी परिमाप कितना दिया हुआ है समचतुर्भुज का 400 मीटर दिया हुआ है, तथा इसके एक विकर्ण की जो लंबाई है 160 मीटर है, ठीक है। तो पूछ रहा है खेत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज होता है क्या है, इसके बारे में देखिए हम कुछ फैक्ट्स लिखे हैं और इसका फॉर्मूला लिखे हैं, ताकि और भी प्रीवियस ईयर पेपर में आप देखेंगे तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हम यहीं पे कंसेप्ट आपका क्लियर करा देंगे, ताकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ये मुझे बार बार नहीं कराना पड़ेगा और आपके लिए भी आसान होगा। तो देखिए ये जो आकृति ये समचतुर्भुज है, इसमें देखिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला से पहले हम इसके फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। इसमें देखिए सबसे पहला फैक्ट क्या होता है कि समचतुर्भुज की सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। यानी कि समचतुर्भुज की जितनी सारी भुजा हैं, चारों भुजा, ये आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अगला फैक्ट है कि विकर्ण एक दूसरे पर परस्पर लंब होते हैं, यानी कि इसमें जो दो विकर्ण होता है तो एक विकर्ण दूसरे विकर्ण पर क्या होगा, परस्पर लंब होगा। लंब मतलब कि ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अगला है कि विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत समद्विभाजित करते हैं, यानी ये जो विकर्ण एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, ये दो बराबर पार्ट में क्या करते हैं, बांट देते हैं इसको, ठीक है। यानी कि ये जो विकर्ण है और ये जो विकर्ण है इस पॉइंट पे आके कट रहा है, मिल रहा है, तो ये क्या करता है कि ये दो बराबर बराबर भागों में इसको बांट देता है। अगला है कि विपरीत कोणों का युग्म जो होता है आपस में बराबर होता है। विपरीत कोण क्या होगा, मान लीजिए कि आपका ये एंगल है, ये कोण है कोण डी और कोण बी, इनका जो युग्म होगा आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि कोण डी बराबर आपका क्या होगा, कोण बी होगा। वैसे आप देखिए कोण ए और कोण सी ये विपरीत है, यानी कि कोण ए बराबर आपका क्या होगा, कोण सी होगा, ठीक है। अगला क्या है कि विकर्ण कोणों का अर्धक होता है, यानी कि ये जो विकर्ण यहाँ से हम खींचे हैं डी से बी, डी बी जो विकर्ण है ये दो बराबर बराबर भागों में, दो बराबर बराबर कोणों में इसको क्या करती है, समद्विभाजित करती है, यानी कि ये दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये x होगा तो ये भी x होगा, ये y होगा तो ये भी y होगा, ठीक है। तो ये हमारा फैक्ट होता है। अब इस चतुर्भुज का जब सारी भुजाएं आपस में बराबर हो तो इसका परिमाप क्या होगा, जैसे आप वर्ग देखते हैं तो परिमाप क्या होगा, 4 गुना भुजा, भुजा प्लस में भुजा प्लस में भुजा प्लस में भुजा, कितना हो जाएगा, 4 गुना भुजा। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना d1 गुना d2, d1 होता है विकर्ण, ये पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण।
एक भुजा अगर निकालना हो, अगर इस चतुर्भुज की मुझे ये एक भुजा निकालनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि 1/2 √d1 का स्क्वायर गुना d2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा 3 मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है और ये कुछ फैक्ट होता है। ठीक है, इस फैक्ट को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें पता चलेगा कि जो विकर्ण होता है एक दूसरे को आधा आधा भागों में इसको क्या करता है, बांटता है। और विकर्ण परस्पर क्या होता है, आपस में ये समकोण बनाते हैं यहाँ पे जहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फैक्ट है। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें दिया हुआ है समचतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ है। परिमाप दिया है तो भुजा निकल जाएगा। देखिए परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। ठीक है, देखिए परिमाप कितना दिया हुआ है, 400 मीटर बराबर 4 गुना भुजा। अब देखिए 4 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि भुजा बराबर आपका हो जाएगा, अगर हम इस भुजा को इधर लिखें तो 400 मीटर बटा में ये 4 भागा में आ जाएगा, 100 बार में कट गया, यानी कि भुजा का मान कितना आ गया, 100 मीटर। यानी कि अगर इस फोटो की हम बात करें तो इसमें ये भुजा जो एक भुजा है ये हमारी कितनी आ गई, 100 मीटर। अब देखिए भुजा निकल गया, इसमें क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना d1 गुना d2। ठीक है, तो अब हमें d1 और d2 का मान निकालना है। देखिए d1 का मान दिया हुआ है 160 मीटर। इसी फोटो में हम देख लेते हैं। मान लीजिए विकर्ण BD जो है ये पहली विकर्ण है, तो इसकी लंबाई दिया हुआ है 160 मीटर। जब ये 160 मीटर दिया हुआ है तो आप इस फैक्ट में देख सकते हैं कि विकर्ण एक दूसरे पर लंबतः समद्विभाजित करते हैं। मतलब कि जो विकर्ण है ये 2 बराबर बराबर भागों में बट जाएगा। यानी कि जब ये पूरी की लंबाई 160 मीटर है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 80 मीटर, और इसकी भी लंबाई कितनी हो जाएगी, 80 मीटर। यानी कि इसकी लंबाई 80 मीटर आ गई और इसकी भी लंबाई 80 मीटर आ गई। तो अब बताइए अगर हमें ये d2 निकालना है तो d2 में अगर हम ये भुजा का मान निकाल लें, इस विकर्ण के आधे भाग को निकाल लें तो उसको डबल कर देंगे तो हमारा पूरा विकर्ण निकल जाएगा। तो जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से ये आधार बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो देखिए हमारा अगर हम इस O पॉइंट दे रहे हैं, O पे ये समद्विभाजित कर रहे हैं, तो देखिए OC बराबर क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम OC का मान निकाल लेते हैं। 100 का स्क्वायर समकोण के सामने का कर्ण होता है, तो 100 का स्क्वायर माइनस में ये आपका लंब है या आधार जो भी आप इसको मानेंगे, तो 80 का स्क्वायर, ये OC का, ये पाइथागोरस प्रमेय से होता है। हम यहाँ लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से OC का स्क्वायर यानी कि इस भुजा का स्क्वायर बराबर में 100 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर। तो 100 का आप स्क्वायर निकालेंगे तो 10,000 हो जाएगा, 2 है तो 4 जीरो हो गया, माइनस 8 का स्क्वायर 64 और 0 2 जीरो हो जाएगा। तो 10,000 में से 6,400 माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, 3600। अब देखिए OC है, ये स्क्वायर है, बराबर की साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, यानी कि OC बराबर आपका रूट हो गया 3600। ठीक है, तो अब देखिए 3600 का रूट कितना हो जाएगा, 36 का कितना होता है, 6 होता है, और 2 जीरो का 1 जीरो, यानी कि 60 मीटर हमारा इस भुजा का मान आ गया आपका 60 मीटर। अब आप ध्यान दीजिए, जब ये इस नियम से अगर आप देखें, नहीं इस नियम से सॉरी, इस नियम से आप देखेंगे तो विकर्ण एक दूसरे पर लंबतः समद्विभाजित होते हैं। यानी कि विकर्ण जो है ये दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो देखिए ये 60 हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा, 60, यानी कि 120। यानी कि दूसरा विकर्ण यदि आप देखें, हम इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, देखिए दूसरा विकर्ण हमारा निकल गया। हम सीधे इंग्लिश लिख लेते हैं d2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 60 गुना 2 बराबर 120 मीटर, 120 मीटर आ गया। अब हम इस क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है यहाँ लगाते हैं, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना d1 गुना d2। तो देखिए 1/2
और D1 का आपका मान दिया हुआ है 160, और D2 का मान अभी हम निकाले 120, तो 2 से ये कट जाएगा, 80 बार में 12×8 = 96, 2 0 मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल हम बेसिक से देखें, इसलिए हम इसको, इस कंसेप्ट को यहाँ पढ़ा दिए, ताकि नेक्स्ट पेपर में जो आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है उसमें हो सकता है कि एक भुजा का मान निकालना हो सकता है परिमाप का मान निकालना हो, तो आपका इस फैक्ट से आप इसको नोट भी कर सकते हैं, तो इससे आपका आगे आने वाला सारा क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, n भुजाओं वाले एक समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1800 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि एक समबाहुभुज है जिसके सभी आंतरिक कोण का मान कितना दिया हुआ है, 1800 डिग्री दिया हुआ है। तो पूछ रहा है n+4/2 का मान क्या होगा। तो इसका देखिए एक बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, आप इसको याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन में आता है, ये आया हुआ भी है नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि नेक्स्ट आपके जो शिफ्ट होता है उसमें आया हुआ भी है इसमें। तो ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है कि n बहुभुज के अंतःकोणों का योग का जो है फॉर्मूला होता है वो होता है कि 2n - 4 × 90 डिग्री। ठीक है, अब इसमें देखिए इस कोण का योग जो दिया हुआ 1800 डिग्री दिया हुआ है, सिंपल इसमें मान रख देंगे, हमारा n का मान निकल जाएगा 1800 डिग्री। देखिए दिया हुआ इसका मान बराबर 2n - 4 × 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये एक्चुअली 90 गुना में है 90 डिग्री, तो हम इसको इधर भाग में लेके आ जाएंगे। बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2n - 4। ठीक है, अब देखिए इस 90 से ये कट गया 20 बार में। ठीक है, अब देखिए ये 4 माइनस में बराबर की साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 2n बराबर आपका हो जाएगा 20 अब प्लस में 4। ठीक है, अब n का मान निकालना है, तो देखिए n के 2 मल्टीप्लाई में है, तो इस 2 को उधर बराबर के ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी n बराबर 24/2 बराबर 12, यानी n बराबर 12। n का मान कितना निकला, 12 निकला। अब इस n का मान यहाँ रख देंगे तो हमारा मान आ जाएगा, तो 12 अब प्लस में 4/2 यानी 16/2 बराबर 8। हमारा ये आंसर आएगा, बहुत सिंपल था। एक फॉर्मूला इसका आता है कि n बहुभुज के अंतःकोणों का जो योग का मान होता है वो क्या होता है 2n - 4 (1 × 90 डिग्री। ये n क्या होता है, भुजाओं का संख्या होती है, भुजाओं की संख्या होती है। ठीक है, तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बीजगणित का क्वेश्चन है, क्यूब रूट है और एक स्क्वायर है। इसमें देखिए क्या होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो है उसका सॉल्व करते हैं, उसको देखिए। ये क्यूब रूट है 3, 8 के पावर 4 है, इसको हम ब्रेक कर देते हैं। 8 के पावर 4 है, यानी कि 8 की गुना कितनी बार है, 4 बार है, गुना 8। फिर देखिए ये भी क्यूब रूट है, 125 का स्क्वायर है, यानी 125 गुना में 125। ठीक है, ब्रैकेट बंद, भाग। ये देखिए रूट है, ध्यान रखना है ये क्यूब रूट है और ये रूट है। रूट में कितना है, 4 के पावर 3 है, यानी कि 4 गुना 4 गुना 4। ठीक है, अब आइए इसको हम, इसका अगर आप गुणनखंड कीजिएगा तो 8 का अगर आप गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, अगर आप 125 का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 5 गुना 5 गुना 5, यानी कि 2 का क्यूब। इसको आप लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और इसको आप लिख सकते हैं 5 का क्यूब। क्यों, क्योंकि 5 की गुना 3 बार है, 2 की गुना 3 बार है। तो अब देखिए अगर आप शॉर्टकट में देख सकते हैं तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर क्यूब गुना 2 के पावर क्यूब गुना 2 के पावर क्यूब गुना 2 के पावर क्यूब। ठीक है, वैसे ही हम इसको 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब गुना 5 का क्यूब। वैसे ही अगर आप 4 का गुणनखंड देखेंगे तो क्या होता है, 2 गुना 2, यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 गुना 2 मतलब 2 का स्क्वायर,
तो देखिए 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगला स्टेप देखिए, क्यूब रूट का मतलब होता है कि इस क्यूब रूट में अगर सेम नंबर 3 बार हो तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 3 बार है तभी तो हम 2 का क्यूब लिखे हैं। तो जब 2 के पावर 3 है यानी कि 2 की गुना 3 बार है तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे क्यूब रूट से। तो देखिए 1 2 ये निकल गया, ये भी 2 के पावर 3 है तो ये भी 1 2 निकल गया, यहाँ से भी 1 2 निकल गया, यहाँ से भी 1 2 निकल गया। ठीक है, इसका काम खत्म। अब आइए 5 की क्यूब मतलब क्या होता है, 5 की 3 बार गुना, यानी क्यूब रूट का भी वही मतलब होता है कि सेम नंबर का 3 बार गुना है तो उसको क्या करते हैं, हम बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या निकला, 5 निकला, ये भी 5 निकल गया। ठीक है, अब ब्रैकेट खत्म हो गया, या ब्रैकेट में आप रख सकते, देखिए भागा। स्क्वायर रूट का मतलब होता है, वर्गमूल का मतलब होता है कि सेम नंबर अगर 2 बार हो, 2 बार गुना में हो तो उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर, तो ये 2 बार ही है ना, तो 1 निकल जाएगा, इसको हम ब्रैकेट में भी रखते हैं। ठीक है, तो 1 2 यहाँ से निकल गया, 1 2 यहाँ से निकलेगा और 1 2 यहाँ से निकलेगा। ठीक, अब ये भाग में है ना, तो इसको हम गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसके नीचे में आ जाएगा, यानी कि 2, इसको हम लिख रहे हैं गुना 2 गुना 2 गुना 2, अब गुना इसको 5 बचे 25। ठीक है, बट्टा में ये भाग में है तो ये नीचे बट्टा में आ जाएगा, 2 गुना 2। अब देखिए 1 से 2, इस 2 से 2 कट गया, इस 2 से 2 कट गया, कितना, 25 दूनी 50। बिल्कुल सिंपल था, ये कैलकुलेशन था, आप आसानी से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी का समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब होता है कि 2 बराबर भागों में बांटना, डी पर मिलते हैं। यदि कोण डी बी सी का मान 102 डिग्री दिया हुआ है तो कोण ए का मान पूछ रहा है। देखिए एक त्रिभुज का एक फैक्ट होता है, या इसको फॉर्मूला बोले, या इसका एक प्रॉपर्टी होता है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग जो होता है उसका कितना होता है मान, 180 डिग्री। यानी कोई त्रिभुज है, इसके अंदर का कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ये आपका प्रॉपर्टी होता है, इसी से ये बनेगा। अब देखिए कैसे, एक त्रिभुज है ए बी सी, बोला कि कोण बी और कोण सी का समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब होता है कि 2 बराबर भागों में बांटना, यानी कि इस कोण का एक समद्विभाजक है और कोण सी का भी एक समद्विभाजक है। ये कहाँ के मिलते हैं, डी पॉइंट पे आके मिलते हैं। ठीक है, समद्विभाजक यानी कि इस कोण को 2 बराबर भागों में ये बांट रहा है। तो मान लीजिए ये x है तो ये भी x होगा, इस कोण का मान यदि x होगा तो ये x होगा, अगर ये y होगा तो ये भी y होगा, जो भी मान होगा दोनों का क्या होगा, आपस में बराबर होगा। वैसे भी सेम ये है, ये भी जो है सी को समद्विभाजित कर रही है, यानी कि ये भी 2 बराबर भागों में, मान लीजिए ये y तो ये भी y। तो बोल रहा है कि यदि डी बी सी, सॉरी यहाँ गलत हो गया, बी डी सी होगा, बी डी सी का मान 102 डिग्री है, बी डी सी यानी कि इस कोण का मान दिया हुआ है 102 डिग्री। ठीक है, इसमें आप देख रहे हो कि 2 त्रिभुज दिख रहा है। कौन कौन सा त्रिभुज दिख रहा है, एक तो आपको ये बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है ए बी सी, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है ए बी सी, उसके बाद इसके अंदर ये छोटा सा त्रिभुज दिख रहा है बी डी सी। ठीक है, दोनों त्रिभुजों को हम एक एक बार लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम इस छोटे त्रिभुज को लेते हैं, त्रिभुज बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी में। अब ये क्या पढ़े कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो इस त्रिभुज में देखिए एक कोण ये है, दूसरा कोण ये है, तीसरा कोण ये है, यानी इन तीनों कोणों का सम बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। तो देखिए x प्लस में 102 डिग्री, अब प्लस में y बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब x प्लस वाई एक्चुअली दोनों चर है तो हम इधर ही रखेंगे, 102 को उधर लेके जाएंगे, यानी x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री माइनस 102 डिग्री। तो 180 में से 102 डिग्री घटेगा 78 डिग्री, यानी x अब प्लस y का मान हमारा कितना आ गया, 78 डिग्री। इसको हम समीकरण 1 माने, या वैसे भी आप छोड़ सकते हैं। अब आप इस बड़े त्रिभुज को एक बार लीजिए, त्रिभुज ए बी सी,
त्रिभुज ए बी सी, यहां हम लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब इस त्रिभुज ए बी सी में आप देखिए ये एक कोण है, दूसरा ये पूरा कोण होगा और तीसरा ये पूरा कोण होगा, ठीक है, इस बड़े त्रिभुज में। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो आप लिखिए कोण ए प्लस में कोण बी ये और प्लस में कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब एक्चुअली कोण ए का मान निकालना है तो कोण ए को मान जैसे के तैसे छोड़ देंगे। अब कोण बी यहाँ क्या है x और x दोनों इसमें इंक्लूड हो जाएगा ना, x और x, तो x प्लस x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, यानी कोण बी का मान आपका 2x है। वैसे ही आप सी कोण को देखें तो y और y दो भागों में बांटे हैं, यानी y प्लस y कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कोण ए अब प्लस में दोनों में कॉमन है, दो को बाहर हम निकाल लें, अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए x प्लस वाई का मान हम यहां लिख देते हैं 78 डिग्री, यानी कोण a प्लस 2 गुना 78 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब कोण a बराबर देखिए 78 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा 8 दूनी 16, ये क्या हो जाएगा गुना करके हम उसको उधर माइनस में लेके जाते हैं, 8 16 6 हासिल 156 डिग्री हो गया, ठीक है। तो 180 में से 156 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 56 और 4 60 20, यानी कि 24 डिग्री। देखिए आपका 24 डिग्री माना गया। सिर्फ एक प्रॉपर्टी से त्रिभुज के अंतर कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। उसी से देखिए सबसे पहले हम इस छोटे त्रिभुज को लिए थे, इसमें देखिए x प्लस 102 प्लस y बराबर में 180 डिग्री, तो x प्लस y का मान निकल गया। फिर उसके बाद बड़े त्रिभुज को लिए तो कोण a और प्लस में ये पूरा कोण और प्लस में ये भी पूरा कोण बराबर 180 डिग्री, तो x प्लस y का मान हम यहाँ रख दिए, हमारा आंसर आ गया। बी में हमारा त्रिभुज ABC में AB बराबर BC है, ठीक है। हम ये त्रिभुज ABC की रचना किए हैं, ठीक है। इसमें देखिए बोला AB बराबर BC है, यानी AB और BC क्या आपस में बराबर है। आगे दे रहा है कि भुजा AC पर बिंदु D और E इस प्रकार है, इस भुजा AC पर D और E इस प्रकार है कि AD बराबर EC है, यानी AD ये भुजा और EC ये भुजा आपस में क्या है बराबर है। तो आपके सामने क्या हुआ इसमें से पूछ रहा है कौन सा इस पे सेट होगा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। अगर हम एक एक ऑप्शन को लेंगे तो काफी लंबा समय लगेगा, इसलिए आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में एक ही त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ABE, ठीक है, त्रिभुज ABE। ये बोल रहा है कि ये त्रिभुज सर्वांगसम है किसके त्रिभुज CBD के, CB और D के इसके, ठीक है। मतलब कि ABE ये त्रिभुज सर्वांगसम है किसके CBD के। ये तब हो सकता है कि जब दो भुजाएं सेम दोनों में दोनों त्रिभुज में जो दोनों भुजाएं आपस में जब बराबर हो जाएंगी तो क्या होगा ये सर्वांगसम होगा। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। कैसे होगा देखिए, यदि हम ये प्रूफ कर दें कि जब ये पहला त्रिभुज लिए हैं त्रिभुज ABD में ये भुजा तो दोनों बराबर है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि AE भुजा इसका AE भुजा अगर दूसरे त्रिभुज CBD में अगर CD के बराबर हो जाए, अगर ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो जाए, ये भुजा और ये भुजा दोनों जब आपस में बराबर हो जाएगा तो ये हमारा ये ऑप्शन हमारा क्या होगा सही हो जाएगा, यानी ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे सर्वांगसम होंगे। उसके लिए देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम AC लिखते हैं, नीचे वाली भुजा को लेते हैं AC बराबर, आप AC बराबर ये लिख सकते हैं AD प्लस DE प्लस EC, ठीक है। देखिए ये चार्ट 3 टुकड़ा में है, ठीक है। इन तीनों का सम क्या होगा AC होगा, यानी कि AD प्लस में DE प्लस में EC, ठीक है।
अब आप देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है AD किसके बराबर है, EC के बराबर है, यानी AD और EC आपस में बराबर है। ठीक है, अब देखते हैं AC बराबर AD अब प्लस DE। AD और DE को आप AE लिख सकते हैं, यही तो हमें लाना है, AE ही लाना है ना। AE बराबर होगा किसके, DC के, तो हम AD अब प्लस DE का सम AE होगा, यानी इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, AE अब प्लस में EC। ठीक है, अब AE को हम एक तरफ रखते हैं, EC को बराबर के इस साइड लेके आ जाते हैं, तो हमारा AE बराबर क्या हो जाएगा, AC माइनस ये उधर प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में EC हो गया। ठीक है, यानी AE देखिए AE है, AC है बराबर के इस साइड, और EC जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक है, फिर हम एक बार इस DC बराबर निकाल लेते हैं, DC बराबर क्या होगा, तो AC लेते हैं, अगेन AC बराबर AD प्लस DE, AD प्लस DE प्लस C। ठीक है, तो अब देखिए आप EC और DE को आप क्या लिख सकते हैं, CD लिख सकते हैं, यानी कि CE प्लस DE, इसको आप क्या लिख सकते हैं, AC बराबर AD तो आपका रहेगा ही प्लस में DE प्लस EC को आप CD लिख सकते हैं, CD। अब देखिए क्योंकि CD ही दूसरे त्रिभुज का, हमें CD का ही निकाल देखना है, तो CD को एक साइड रखते हैं बराबर के, AD को उधर लेके चले जाते हैं, तो AD प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि CD बराबर हमारा हो जाएगा AC, ये इधर आएगा तो माइनस में AD। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब आप देखिए, अब इसका हम मान यहाँ अब इसकी जरूरत पड़ेगी, AD बराबर क्या है, EC है। देखिए EC यहाँ भी है, AD यहाँ है, यानी ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। या तो EC की जगह आप AD रख दीजिए, या AD की जगह आप EC रख दीजिए। आइए देखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से AE बराबर AC माइनस EC की जगह हम AD रख देते हैं, AD। ठीक है, AD बराबर, चूंकि AD बराबर आपका दिया हुआ है EC। ठीक है, अब समीकरण 2 लेते हैं। अब समीकरण 2 से देखिए CD बराबर AC अब माइनस AD, क्योंकि दिया हुआ है आपका क्या, नहीं यहाँ तो रखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हम सेम ही रखें क्योंकि हम यहाँ AD का मान रख दिए। अब देखिए समीकरण 1 और 2 आपस में क्या है, बराबर है, यानी कि AC बराबर क्या है, AE बराबर क्या है, AC माइनस AD, CD बराबर क्या है, AC माइनस AD, यानी कि AE बराबर हो गया CD के। यही तो हमें प्रूफ करना था, AE किसके बराबर हो गया, CD के, यानी कि ये भी भुजा, ये इसकी भुजा, ये पहले त्रिभुज ये भुजा और दूसरे त्रिभुज की ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है, तो ये क्या होगा, सर्वांशन होगा। यही हमारा क्वेश्चन था। इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, -5/6 और 3/8 के बीच एक परिमेय संख्या है। यह आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। हम किसी भी दो संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं हम यहाँ -5/6 और 3/8 के बीच जो भी परिमेय संख्या होगी हम ऑप्शन में मैच कर लेंगे कि इसमें कौन सी परिमेय संख्या आएगी। ठीक है, परिमेय संख्या के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आप देखिए इसके जो अगर भिन्न के रूप में दिया हुआ है तो इसके हर में जो संख्या दिया हुआ है इस दूसरे नंबर के अंश और हर में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसके दूसरी संख्या के जो हर में दिया हुआ है पहली संख्या के ऊपर और नीचे हम क्या कर देते हैं, अंश और हर में गुना कर देते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 5 8 कितना होता है 40, यानी -40 बटे 8 48। इसमें अगर गुना करेंगे 6 में 3 से तो 18 बटे में 8 48। अब देखिए हर सेम हो गया। ठीक है, अब ऊपर अंश में क्या है -40 है और यहाँ क्या है 18 है, तो अगर आप लाइन देखेंगे तो ये 0 होता है। अगर मान लीजिए -40 यहाँ है और 18 यहाँ पे है तो -40 से स्टार्ट करेंगे
-39, 38 ऐसे ही चलते जाएंगे, कहाँ तक आएंगे 17 तक आएंगे। इनके बीच ये देखिए -40 से हम चलेंगे तो देखिए इसके बीच बीच क्या कौन कौन सी संख्या आएगी। अगर हम यहाँ 18/48 लिखें, हर तो बिल्कुल सेम होगा, ऐसे ही चलते जाएंगे कहाँ तक 17/48 तक। ये हमारी सारी परिमेय संख्या हो गई। -40, इसके अगर बैक जाएंगे तो हमारा क्या होगा -39, यानी ये भी एक परिमेय संख्या है। -38/48 ये भी एक परिमेय संख्या है। ऐसे ही -37, -36 माइनस, ऐसे ही करते चले जाएंगे। अब हमें एक्चुअली यहाँ ऑप्शन में देखना है, ठीक है। -7/8 ये इसमें नहीं आएगा, अगर आप चेक करेंगे तो -8/9 नहीं आएगा। इसमें देखिए 17/48 के पहले कितना होता है 16/48, ये भी हमारी परिमेय संख्या होगी। अगर 16 से 3 बार में हम काटेंगे तो 48 कट जाएगा, यानी 1/3 आपके देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। नियम यही होता है, परिमेयकरण कर देना है, इसके हर से इसमें गुना कर देना है और इसके हर से इसमें गुना कर देना है। इससे क्या होगा, हमारा हर जो है वो क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा। उसके बाद हम पहली जो संख्या अंश में है उससे चलेंगे और जो दूसरी संख्या के अंश में वहां तक जो भी जितनी भी संख्या होगी सब हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो ये आपका आंसर हो गया।